नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम स्टडी करेंगे आईसीटी के बारे में। आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे कि हिंदी में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के नाम से भी जाना जाता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी आधुनिक प्रगतिशील युग सूचना तथा संचार तकनीकी का युग है तथा यह एक महत्वपूर्ण संसाधन एवं शक्ति है। यानी कि आज का जो हमारा ये प्रगतिशील युग है, इसे सूचना तथा संचार तकनीकी का युग कहा गया है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे हमें किसी भी प्रकार की सूचना की प्राप्ति करनी हो, सूचना को दूसरों तक पहुंचाना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी सूचना तथा संचार तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं तथा यह एक महत्वपूर्ण संसाधन एवं शक्ति है। इसे संसाधन और शक्ति क्यों कहा गया है? क्योंकि जिस प्रकार से हम किसी भी वस्तु को संसाधन तभी कहते हैं जब वह वस्तु हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, इसी प्रकार से जो आईसीटी है ये भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। उदाहरण के लिए, जैसे हमें किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है, तो पहले के टाइम पे जब टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था तो हम क्या करते थे, 10-10 बुक्स को पढ़ते थे, बुक्स को ढूंढते हैं थे। तो इसमें क्या होता था कि हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट होता था, ठीक है, और बहुत मतलब बिल्कुल आप श्योर नहीं होते थे कि आपको इस बुक में ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, जब टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था। लेकिन जब टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, आपको किसी भी प्रकार की सूचना की प्राप्ति करनी है तो आप क्या करते हो, सीधे गूगल पे जाते हो, सर्च करते हो, तुरंत आपके पास सारा मैटर आ जाता है। तो यानी कि एक टेक्नोलॉजी तो है, आपको अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचानी है। तो जब टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था तो पहले क्या करते थे लोग, पहले पत्र लिखते थे, चिट्ठियाँ लिखते थे, तब जाके वो कई दिनों के बाद, 1-2 महीने के बाद जाकर के दूसरे के पास पहुंचती थी। लेकिन जब टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या हुआ, हम अपनी बात को चंद समय में, यानी कि कुछ ही समय में हम दूसरों तक अपने विचारों को, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, दूसरे के विचारों को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी तो है, इसने हमारे समय को भी तो बचाया, इसने समय को भी बचाया, और हमारी जानकारी हमें जो मिलती है वो एक विस्तृत रूप में हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जो ये टेक्नोलॉजी है ये हमारे लिए कितनी यूज़फुल है, इसलिए इसको एक संसाधन कहा गया है, इसे एक हमारी पावर कहा गया है, हमारी शक्ति कहा गया है। फिर मानव इसका प्रयोग निरंतर कर रहा है, डेली लाइफ में हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। सूचना की इस प्रक्रिया में सूचना प्राप्ति, सूचना का प्रक्रियाकरण, संग्रहण, संप्रेषण तथा पुनः प्राप्ति साधन है। मतलब कि जो ये प्रोसेस चलती है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, फिर इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाना, फिर उस इंफॉर्मेशन का जो कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है, फिर वो फैलाव होता है, कोई भी सूचना होती है उसको हम संचार के माध्यम से, संचार तकनीकी के माध्यम से क्या करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। फिर कोई नई चीज़ आती है, कोई नई सूचना आती है, फिर दूसरों तक पहुंचाती है। तो ये एक सर्कल, मतलब जो एक साइकिल है, ये चलती रहती है ना, कि सूचना को प्राप्त करते हैं, उसको संग्रह करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, उसका संप्रेषण करते हैं, और फिर दोबारा से हम क्या करते हैं, उस किसी नई सूचना को हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जो एक साइकिल चलती रहती है। फिर है सूचना एवं संचार तकनीकी का प्रयोग सूचना को प्राप्त करने, संग्रह करने तथा संप्रेषण के लिए किया जाता है। सूचना को संसाधित करने के लिए 2 प्रमुख साधन हैं। तो कौन से 2 प्रमुख साधन हैं जिसके थ्रू हम अपनी सूचना को, हम अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाती हैं? तो वो है कंप्यूटर और दूसरा है संचार तंत्र। कंप्यूटर तो आपको पता है, लेकिन जो संचार तंत्र होता है तो वो क्या है, संचार तंत्र उसे कहते हैं कि जब हम अपनी किसी भी बात को, किसी भी सूचना को दूसरों तक जिस माध्यम के थ्रू पहुंचाते हैं तो उस माध्यम को संचार तंत्र कहते हैं। फिर बात करेंगे ई लर्निंग की। तो अब जो ये टेक्नोलॉजी है इसका हमारी एजुकेशन में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो टीचिंग इफ़ेक्टिव होती है और लर्निंग भी इफ़ेक्टिव होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि टीचिंग तो इफ़ेक्टिव होती ही है, बच्चे जल्दी क्या करते हैं, अच्छी चीज़ों को जल्दी से, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं उसको बहुत जल्दी समझ पाते हैं। किसकी अपेक्षा, जैसे सिर्फ आपने क्या किया, किताबों में पढ़ा, टीचर ने पढ़ाया, आपने सुन लिया। लेकिन जब टीचर ने क्या किया, जब टीचर ने इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया अपने टीचिंग में, तो क्या हुआ, उसकी टीचिंग भी इफ़ेक्टिव हुई,
ठीक है, टीचर को थोड़ा पढ़ाने में आसानी हुई, टीचर ने अच्छे से पढ़ाया, उसकी टीचिंग इफेक्टिव हुई, और साथ ही क्या हुआ कि जो बच्चे हैं, आप जानते हैं क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में, कोई जल्दी सीख पाता है, कोई देर से सीखता है, तो इससे क्या होता है कि वो बच्चे भी जल्दी से सीख पाते हैं, क्योंकि वो जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो सामने उस चीज़ को देख रहे हैं। टीचर क्या करता है, वो पीपीटी के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू या टीएलएम को यूज़ करके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो क्यों पढ़ाते हैं? इसलिए पढ़ाते हैं ताकि जो टीचिंग इफेक्टिव हो, बच्चे जल्दी सीख पाए और बच्चों का जो ज्ञान हो वो स्थायी रहे। ठीक है, तो इसका टेक्नोलॉजी का हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी अहम योगदान है। फिर बात आती है सूचना एवं संचार तकनीकी परंपरागत एवं आधुनिक तकनीकियों एवं विधियों के उपयोग करने से संबंधित है। यानी कि जो आईसीटी है वो जो हमारे परंपरागत यानी कि जो पहले से कुछ जो टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, साथ में जो वर्तमान समय में जो टेक्नोलॉजी है, जो मेथड्स हैं, उन दोनों को ही यूज़ करने से संबंधित है हमारा आईसीटी। फिर इसके अलावा निम्नलिखित तकनीकियों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर तकनीकी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, दूरसंचार तकनीकी, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कृत्रिम तकनीकी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, संचार तकनीकी यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि इन सभी को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है आईसीटी के। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, तो वो पूरी तरीके से बुक पे डिपेंड ना होकर के वो बुक्स के साथ साथ जो ये बच्चे हैं, ये बुक्स के साथ साथ क्या कर रहे हैं, सामने उस चीज़ को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, टीचर को पढ़ाने में भी आसानी हुई, ठीक है, उसकी टीचिंग भी इफेक्टिव हुई, और जो बच्चे हैं वो जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसको सामने देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि वो जल्दी किसी चीज़ को सीख पाएंगे। ये इफेक्टिव होती है इससे टीचिंग हमारी। फिर आता है विद्यालय शिक्षा में आईसीटी। तो पहला पॉइंट है चुनौतियां एवं मुद्दे। विद्यालय शिक्षा में आईसीटी के प्रयोग में किस प्रकार की चुनौतियां और मुद्दे क्या हैं? तो बात यह है कि जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र होते हैं, यानी कि पिछड़े हुए इलाकों तक इस आईसीटी का प्रयोग करना, वहाँ तक पहुँचाना किसकी, आईसीटी की, तो ये एक चुनौती है। और मुद्दे क्या हैं कि छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए प्रेरित करना, उनकी संख्या को बढ़ावा देना कि अधिक से अधिक जो छात्र हैं वो हायर एजुकेशन में जाएं। तो ये भी क्या है, एक ये मुद्दा है। साथ ही देखने को मिलता है कि जो हमारे देश है, देश की जनसंख्या है, इतनी जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो उसके अनुसार हमें देखना पड़ता है कि हम इस टेक्नोलॉजी को तो यूज़ करेंगे, लेकिन उस पर खर्चा कितना आएगा, तो आर्थिक व्यय को भी देखना पड़ता है। अब हमारे पास चुनौती होती है कि हम कैसे दूरस्थ क्षेत्रों में आईसीटी को पहुंचा पाएँ, क्योंकि जो हमारी जो प्राइवेट और जो काफ़ी बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो तो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाते हैं, लेकिन जो छोटे स्कूल्स होते हैं तो वो आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं होते कि वो इन सब चीज़ों को यूज़ कर पाएँ। तो सभी स्कूलों तक ये पहुंचाना, दूरस्थ क्षेत्रों तक या कह सकते हैं पिछड़े इलाकों तक आईसीटी की पहुंचाना, ये एक चुनौती है, एक मुद्दा है। फिर है आईसीटी साक्षरता एवं योग्यता संवर्धन। मतलब कि क्या होना चाहिए कि विद्यालय के विभिन्न स्तर पर, यानी कि स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी आईसीटी के बारे में नॉलेज देना, उससे अवगत कराना, ठीक है, और क्या करना कि सभी स्तर पर आईसीटी साक्षरता को सक्षम बनाना राष्ट्र नीति का एक अहम कार्य है। तो यानी कि टीचर को और स्टूडेंट्स दोनों को ही क्या करना, आईसीटी के बारे में ज्ञान प्रदान करना और उसको आईसीटी के यूज़ करने के लिए सक्षम बनाना टीचर्स को, ठीक है। और फिर विद्यालय की समय सारणी में आईसीटी के लिए कालखंडों को भी निर्धारित किया जाना चाहिए, यानी कि आईसीटी के लिए भी एक अलग से पीरियड होना चाहिए ताकि बच्चों को इसके बारे में भी ज्ञान प्रदान किया जा सके। फिर बात आती है आईसीटी सक्षम शिक्षण की बात आती है। तो शिक्षण अधिगम में विभिन्न तकनीकों का, उपकरणों का, विषय सामग्री का तथा स्रोतों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि शिक्षण अधिगम को गुणवत्तापूर्ण एवं उन्नत बनाया जा सके। यानी कि जैसे कि हम कहते हैं कि टीचिंग में हमें क्या करना चाहिए, टीएलएम का यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी टीचिंग जो हो इफ़ेक्टिव हो, क्वालिटेटिव हो। उसी प्रकार से जो ये विभिन्न तकनीकों का यूज़ करना चाहिए हमें अपनी टीचिंग में, ताकि टीचिंग को
गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सके, बच्चे जो हैं अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है उच्चतर माध्यमिक स्तर पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम। यानी कि क्या होना चाहिए कि राज्य स्तर पर सरकार को प्रयास करना चाहिए कि उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रणाली में आईसीटी की शिक्षा को भिन्न भिन्न वैकल्पिक पाठ्यक्रमों में रखा जाए, ताकि सभी संकाय के छात्र सूचना एवं संचार तकनीकी का जो ज्ञान है वो प्राप्त कर सकें। मतलब कि बच्चों के करिकुलम में छोटे छोटे से मतलब कह सकते हैं आप, सीधी सी बात है कि बच्चों के जो करिकुलम में ये जो आईसीटी से रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक्स होने चाहिए, उनकी एज लेवल के अकॉर्डिंग, उनकी क्लास के अकॉर्डिंग, ताकि बच्चों को इसके बारे में ज्ञान अच्छे से प्राप्त हो। और साथ ही क्या होना चाहिए कि आईसीटी के अध्यापन हेतु पीजीटी स्तर के शिक्षक को नियुक्त किया जाए, जो कि कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। क्योंकि स्कूल में ऐसा तो है नहीं कि सब टीचर्स को बिल्कुल वो टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो इसलिए क्या होना चाहिए कि स्कूल में एक टीचर नियुक्त किया जाना चाहिए जिसने कंप्यूटर साइंस में पीजी करे हो, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट हो, क्योंकि उसको टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी अच्छे से ज्ञान होगा। तो ऐसे शिक्षक को नियुक्त किया जाना चाहिए स्कूल में। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कौशल विकास के लिए शिक्षा। तो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत शैक्षिक संसाधनों में एकीकृत विषय के साथ आईसीटी को भी शिक्षण में रखा जाना चाहिए। आईसीटी में रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रमों को विकसित कर छात्रों में व्यावसायिक संकाय में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्रवेश के लिए अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। मैं यानी कि जैसे कि जो हमारे कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रम होते हैं, ठीक है, बच्चों को मतलब कि हमारे को कह सकते हैं, सीधी सी बात है कि बच्चों को कुछ व्यवसाय से रिलेटेड जो कोर्सेज कराए जाते हैं, ताकि आगे चल के वो कुछ अपना जीवन यापन हेतु उनको अपना खुद का व्यवसाय कर सके, रोजगार पा सकें। तो ऐसे में आईसीटी को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, आईसीटी को भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए, यही चीज़ है। फिर है विशिष्ट बालकों के लिए आईसीटी शिक्षा की विशेषता। तो क्या होना चाहिए कि जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, तो उनको आईसीटी की शिक्षा देने के लिए जैसे विशेष प्रकार की स्क्रीन होनी चाहिए उनके लिए ब्रेली प्रिंटर होने चाहिए, या आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करना चाहिए। और ऐसे बच्चों को प्यार से, सहानुभूतिपूर्ण, ठीक है, मतलब कि पेशेंस रख के बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, अब देखिए, जब हम शिक्षा के क्षेत्र में हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चों के ज्ञान का विस्तार होता है, उनके अंदर जिज्ञासा आती है, वो नई नई चीज़ों के बारे में जानने की इच्छुक होते हैं, वो इमेजिनेशन पावर उनकी अच्छी होती है, ठीक है, और वो बहुत तरह तरह की चीज़ों को सोच सकते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बच्चों का विकास होता है इससे, और बच्चे किसी भी चीज़ को जल्दी सीख पाते हैं। फिर हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो आईसीटी में इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 स्तर में वर्गीकृत किया गया है। पहला है हार्डवेयर, फिर है सॉफ्टवेयर, फिर है नेटवर्क तथा कनेक्टिविटी। तो हम बात करेंगे हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर के अंतर्गत विद्यालय के कक्ष में उपस्थित सामग्री जैसे प्रिंटर, स्कैनर, प्रोजेक्टर, डिजिटल कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर आदि उपकरणों को रखा जाता है। विद्यालय में यह प्रत्येक उपकरण कम से कम संख्या में एक एक होने चाहिए। आईसीटी कक्ष में 40 छात्रों की संख्या के हिसाब से 10 कंप्यूटर सिस्टम लगे होने चाहिए। कंप्यूटर प्रयोगशाला में इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब कि जो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताए हैं, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, प्रोजेक्टर, डिजिटल कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर, तो ये सब 4-5 नहीं कह रहे, लेकिन एक एक तो होना ही चाहिए। साथ ही क्या होना चाहिए कि प्रत्येक आईसीटी की जो क्लास है उसमें 40 छात्रों की संख्या के हिसाब से 10 कंप्यूटर सिस्टम होने चाहिए। यानी कि एक कंप्यूटर सिस्टम पे 4 छात्र, ठीक है। और कंप्यूटर लैब जो है वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि बस कंप्यूटर लैब बना दिया और कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो आप बच्चों को पढ़ाओगे कैसे अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि कंप्यूटर की कनेक्टिविटी भी, आपकी जो कंप्यूटर का लैब है वहाँ पे इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो भी अच्छे से होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे
सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंतर्गत टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम, ग्राफिक्स, एनिमेशन, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, वेब डिज़ाइनिंग, डेटाबेस प्रोग्रामिंग आदि शामिल है। यानी कि आपकी जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो उनमें ये सब चीज़ें मतलब उसमें ये सब चीज़ें होनी चाहिए ताकि टीचर इन सब का यूज़ कर सके अपनी टीचिंग में। फिर विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को डिजिटल लर्निंग के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा उन्हें सिखाने के लिए प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। यानी कि टीचर और स्टूडेंट्स, टीचर को मोटिवेट करना चाहिए कि वो बच्चों को टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाए, और विद्यार्थियों को भी मोटिवेट करना चाहिए कि वो भी ये सब चीज़ों को सीखें और इंटरेस्ट लें उस सब चीज़ों में। फिर है जो ये टीचर्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, तो इनको मतलब कि ट्रेंड करने के लिए अलग से टीचर्स आए, तो जो बच्चों जो ये टीचर्स को ट्रेनिंग दें कि कैसे आपको इन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, क्योंकि हर टीचर को यूज़ करना नहीं आता ये सब चीज़ें। प्रोजेक्टर है, बहुत सी चीज़ें हैं कि भाई हर टीचर को नहीं आता चलाना कि कैसे हमें करना है या हमें प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है। तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब कि स्कूल वालों को क्या करना चाहिए कि अलग से एक जो ट्रेंड टीचर आने चाहिए जो स्कूल के टीचर को ट्रेनिंग देगी आपको किस प्रकार से इन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। साथ में वहाँ पे क्या होनी चाहिए, कुछ बुक्स होनी चाहिए, मार्गदर्शिकाएं, डिजिटल लर्निंग स्रोत होने चाहिए, प्रश्न बैंक होने चाहिए, प्रयोगशाला होनी चाहिए, मैनुअल्स होने चाहिए, प्रॉब्लम सेट, नोट्स आदि रखे होने चाहिए ताकि इसको पढ़ करके बच्चे सीख सकें, बच्चे भी टीचर भी उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें और सरलतापूर्वक सॉफ्टवेयर तथ्यों को समझा जा सके। अब हम इसका मूल्यांकन की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय नीति को 1986 में लागू करने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में अनेक विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए। आज 30 वर्षों के पश्चात भी शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के उन्नयन तथा सतत विकास हेतु और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। यानी कि आईसीटी को प्रचार प्रसार करने में, उसके विकास में अभी भी अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। ठीक है, तो यही था हमारा आईसीटी के बारे में। इसका जो नोट्स है वो, इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम की चैनल जिसका नाम है स्टडी नोट्स बाय प्रिया, वहाँ पे डाल दूँगी। वहाँ पे जाके सर्च कर लेना, वहाँ से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।